जय हिंद। फिर से आज अपने चैनल पे स्वागत करता हूं आप सबों का दिल खोल करके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज संडे का दिन है तो कुछ अलग कर रहे हैं। कुछ अलग ये कि वो जो रेगुलर सीरीज आ रहा है साइंस का वो अभी आपके लिए सर आते रहेगा, लेकिन आज सोचे 10th का टॉपिक लिए हैं। 10th देख सकते हैं, 10th केमिस्ट्री का 40 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। 10th वालों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि बीपीएससी से लेकर अन्य एग्जाम में भी, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सब में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे संख्या में पूछा जाता है। इस बार भी बीपीएससी से कई ऐसे क्वेश्चन आए जो डायरेक्ट हम लोग के वीडियो से आ गया था, तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिए। 40 क्वेश्चन 30 मिनट से भी कम समय में एकदम धज्जी उड़ा देंगे आज। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है सर, जल्दी बताइए। श्वसन जो है संयोजन अभिक्रिया है या द्वि अपघटन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन जो है इसमें चूंकि ऊर्जा उत्पन्न होता है अत्यधिक मात्रा में, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन मुख्य रूप से C6H12 O6 के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराने से जो होता है CO2 प्लस वाटर प्लस, इससे ऊर्जा उत्पन्न होता है और ऊर्जा ऊष्मा का एक रूप है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कहिएगा सर फिर तो उपचयन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो सर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो किसी से ऑक्सीजन हट भी तो रहा है ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको अपचयन उपचयन दोनों कहते हैं। रेडॉक्स रहता तब भी आंसर होता, लेकिन श्वसन में मुख्य रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिएगा। अगला सवाल, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जी को बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो सड़ेगा, गलेगा और क्या बनाएगा, कंपोस्ट बनाएगा। ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो एक चीज देखिएगा सर, साग सब्जी जब सड़ने के लिए छोड़िएगा ना तो धीरे धीरे उसको उठा करके देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा गर्माहट महसूस होगा। कल के वीडियो में भी हम बताए थे, पुआल सब जब सड़ेगा तो उसमें क्या होगा, गर्माहट महसूस होता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसलिए साग सब्जी का सड़ना गलना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, उदाहरण। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये अभिक्रिया आपके पास है 2CuO2 मिलकर के क्या बना रहा है, जब Cu से O2 का अभिक्रिया करवाए CuO बना, बैलेंस करने के लिए दो यहाँ दो यहाँ। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है सर, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका, कॉपर का। किसका, कॉपर का। कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके क्या लवण में से या उसके यौगिक में से विस्थापित कर देगा। ये दोनों क्या है सर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का दोनों यौगिक है तो यौगिक के बीच में विस्थापन अभिक्रिया होगा ही नहीं। यहाँ भी दोनों यौगिक है, विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन में एक तत्व दूसरा यौगिक दिखेगा और वो भी जो तत्व अकेले है वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आयरन जाके कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर निकाल दिया, इसीलिए ये विस्थापन। कैसा विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा। अभी तो बताए थे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन, उपचयन, उप हट गया ना, उपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण,
और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। तो किसी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, योग मतलब जुड़ना के हटना, जुड़ना जुड़ना जुड़ना, क्या कहलाएगा? अब उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचयन उपचयन उपचयन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया। सर जिंक को क्या कहते हैं? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अभिक्रिया करवा दे बताइए। ये अभिक्रिया धातु का अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा? तनु। सल्फ्यूरिक अम्ल तनु क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया। लोहा पे जो जिंक का परत क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? जल्दी बताइए। संक्षारण से बचाने के लिए। किससे सर? संक्षारण से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं? लोहा पे जिंक का परत चढ़ाते हैं। चूंकि लोहा पे जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जिंक को जस्ता भी कहते हैं, इसलिए उसको जस्तीकरण क्या कहते हैं? जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। जस्तीकरण को इंग्लिश में सर कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब पूछ दे कि लोहा पर जिंक का परत चढ़ाते क्यों हैं? तो क्यों चढ़ाते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए। अगला सवाल, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड? धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड जैसे 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 धातु का ऑक्साइड MgO और Al2O3 और CaO Na2 सब धातु का ऑक्साइड है। धातु का ऑक्साइड कैसा? धातु का ऑक्साइड कैसा बताए हैं? क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु अम्लीय, धातु क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड, अधातु अम्लीय। कुछ धात्विक ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। मुख्य रूप से याद रखने वाली बात ZnO, मुख्य रूप से याद रखने वाली बात जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब कैसे होंगे? उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब, उभय मतलब दो, धर्म मतलब धर्म रखने वाला, द्विधर्म मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल ये आता है कि अम्ल हम हो सकते हैं और कभी कभी क्षार भी हो सकते हैं, उसी को कहते हैं उभयधर्मी। उसको क्या कहेंगे सर? उभयधर्मी कहेंगे। कोई दिक्कत? उभयधर्मी का सर खूब पूछता है, धज्जी उड़ा के पूछता है कि इनमें से कौन उभयधर्मी है। तो ये सब याद रखिएगा, काम देगा। आगे बढ़िए। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण। लोहे पर जंग लगना संक्षारण, लोहे पर जंग लगना संक्षारण, लोहे पर जंग लगना संक्षारण। विकृत गंधिता किसको कहते हैं? जब स्वादिष्ट खाना का गंध और स्वाद, बासी खाना सुने होंगे आप लोग, तो उसका गंध और स्वाद दोनों बिगड़ने लगता है। क्या होने लगता है? बिगड़ने लगता है। स्वादिष्ट खाना मतलब तेल और वसायुक्त खाना, खूब स्पाइसी खाना को अगर लंबे समय तक रखिएगा तो उसका गंध स्वाद बिगड़ने लगेगा, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संक्षारण। 10वां सवाल, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। उस दिन बताए थे कि चिप्स के थैली में देखे होंगे कुरकुरे मुरमुरे, सब में कुरकुरे मुरमुरे जो चिप्स सब आता है उसमें दम भर क्या रहता है सर? हवा भरा रहता है। कुरकुरे तो 2-4 गो टुकड़ा रहेगा, बाकी उसमें हवा भरा रहता है। ये हवा जो है क्यों भरा जाता है? तो चिप्स को किससे? चिप्स को विकृत गंधिता से बचाने के लिए। विकृत गंधिता किसका एग्जाम्पल है? उपचयन का। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें क्या भरा जाता है? एक गैस भरा जाता है, उस गैस का नाम है
N2 गैस मतलब नाइट्रोजन। कौन गैस सर? नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रति ऑक्सीकारक होता है। और एक बात, ये जरूरी है भरना, अगर हवा नहीं रहे तो ये सब पैकेट नहीं खरीदना है, क्योंकि हवा नहीं रहने पर अगर ये पिचक गया इसका मतलब वो मसवा आ जाएगा अंदर में चिप्स। और जरूरी तो है, लेकिन कंपनी क्या करता है ना, फायदा कमाने के लिए ज्यादा हवा भर देता है, चिप्स कम में भरता है। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? देखिए सब किसी न किसी साल में पूछा है। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3, खड़िया मतलब चौक, चौक भी CaCO3, संग में मरमर का भी फॉर्मूला CaCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, POP का फॉर्मूला CaSO4 इंटू आधा H2O। तो ये जो देखिए ये सब एक के प्रजाति है, लेकिन ये अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? सबसे प्रबल लवण कौन सा है? 2021 के एग्जाम में पूछा है। ये NaCl, CaClH2 नहीं, इसको CaCl2 ही कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? BaSO4 LiCl, ये सोडियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट या फिर लिथियम क्लोराइड? जल्दी बताइए, सबसे प्रबल लवण जो होगा वह कौन होगा? NaCl, क्योंकि NaOH और HCl के मिलने से बना होगा। ये भी प्रबल भस्म है, ये भी प्रबल क्या है? अम्ल है। दोनों के मिलन होने से NaCl बना है, जो एक न्यूट्रल साल्ट के साथ साथ मजबूत भी है। तो प्रबल अम्ल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन नहीं कहते हैं, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? वो झूठे क्या था, नमक नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? दांतों को साफ, चूंकि दांत जो गंदा होता है तो मुंह का अम्लीयता बढ़ने के कारण, मुंह का अम्लीयता बढ़ेगा, धीरे धीरे दांत का जो है डीके शुरू हो जाएगा, दांत सड़ना, गलना, टूटना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए धज्जी उड़ा के पूछा हुआ सवाल है। तो आप जो दंतमंजन यूज करते हैं वह क्षारीय होता है। कैसा होना चाहिए सर? क्षारीय। कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्षारीय, ताकि वह लवण ये अम्ल को क्या कर सके? उदासीन कर सके। अगला सवाल लेते हैं, अम्ल और क्षार आपस में जब भी अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षार का अभिक्रिया, अम्ल क्षार का अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार का अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इससे क्या बनता है? लवण। क्या बनता है सर? लवण और जल, लवण और जल। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक सूचक है? सूचक तो सब है, हल्दियो सूचक है, मेथिल ऑरेंज भी सूचक है, फेनोल्फथालीन भी सूचक है, लेकिन प्राकृतिक सूचक की बात करेगा तो हल्दी। प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी है। ये सब जो है ये सब भी सूचक है, लेकिन प्राकृतिक सूचक याद रखिएगा हल्दी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, खाने वाला सोडा NaHCO3, खाने वाला सोडा NaHCO3, NaHCO3। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। फॉर्मूला NaHCO3 हो जाएगा। अगला सवाल, चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी मतलब शुगर, चीनी मतलब शुगर, शुगर का रासायनिक सूत्र C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? C12H22O11, C12H22O11, C12H22
O11, ग्लूकोज का C6H12O6 को कहते हैं ग्लूकोज। चीनी टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। चीनी किस में टूटता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज डालिएगा तो घोल का रंग कैसे परिवर्तित होगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको सोडा एस भी कहते हैं। जल के परमानेंट हार्डनेस यानी जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसी का उपयोग होता है। और इसमें जब आप मिथाइल ऑरेंज डालिएगा ना तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो धीरे धीरे पीला हो जाएगा। लाल या और ये नारंगी रंग जो होता है वह क्षार में होता है। और चूंकि Na2CO3 लाल और नारंगी रंग अम्ल में होगा और क्षार में हल्का पीला कलर दे देगा। चूंकि Na2CO3 क्षारीय है इसलिए कैसा रंग देगा? पीला। मिथाइल ऑरेंज कैसा देगा? पीला। मिथाइल ऑरेंज पीला रंग देगा। कैसा रंग देगा? पीला। क्यों देगा? क्योंकि Na2CO3 क्षारीय है। Na2CO3 क्षारीय है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। यहीं पे कोई अम्लीय पदार्थ रहता तब पूछता कि मिथाइल ऑरेंज पर क्या असर पड़ेगा, तो अम्ल जो है, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा? हल्का लाल या नारंगी रंग में बदल देगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु का, अब देखिए जिंक धातु है तो इसका गुण क्षारीय होना चाहिए, लेकिन हम बताए थे जिंक एम्फोटरिक इन नेचर होता है, उभयधर्मी होता है, इसीलिए यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अभिक्रिया कर सकता है। इस स्थिति में जिंक का गुण जो रहा होगा वह, चूंकि यह क्षार है, ये क्या है? क्षार है, तो ये कैसा गुण दर्शा रहा होगा? अम्लीय गुण दर्शा रहा होगा। तो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से जो है यहाँ जो गैस निकलता है वह कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। एक और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा Na2ZnO2, इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन भी याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट, याद रहेगा, सोडियम जिंकेट। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस सर? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? चूना जो है, चूना एक होता है अनबुझा चूना। कौन सा चूना? अनबुझा चूना, जिसको शुष्क चूना भी कहते हैं, शुष्क चूना, समझ गए। एक होता है बुझा हुआ चूना। कौन चूना? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को चूना पानी भी कहते हैं, चूना पानी, या भखड़ा चूना भी कहते हैं। कौन सा चूना सर? भखड़ा चूना। तो अनबुझा चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। इसी में जब जल मिला देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को अनबुझा चूना या चूना पानी या भखड़ा चूना कहते हैं। यहाँ हॉल 2 होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CaOH का हॉल 2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं। चूना में पानी मिलाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अत्यधिक इससे ऊष्मा निकलता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम, एसिटिक अम्ल है ये सर, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COH। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेथेनोइक अम्ल कहते हैं फॉर्मिक अम्ल को। मेथेनोइक अम्ल किसको कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल को, जिसका फॉर्मूला HCOOH होता है। क्या होता है फॉर्मूला? HCOOH। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला? लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? लाल लिटमस को नीला क्षार।
लाल लिटमस को नीला क्षार। क्षार में कौन सा आयन होता है? आर्यहेनियस ने कहा था वह पदार्थ जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसी को हम लोग कहते हैं भस्म या क्षार। तो कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा क्षार। क्षार मतलब OH माइनस आयन, क्षार मतलब OH माइनस आयन। उल्टा पूछता नीला लिटमस को लाल, तब H प्लस आयन हो जाता। अगला सवाल लीजिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप। तो सक्रियता श्रेणी में याद होगा टीन कम क्रियाशील धातु है और Zn अधिक क्रियाशील धातु है। टीन कम Zn अधिक, टीन कम Zn अधिक, इसीलिए हम लोग जिंक के जगह क्या यूज करते हैं? टीन। टीन की अपेक्षा जिंक गलनांक अधिक है, नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। उल्टा हो गया, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। टीन से जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए हम लोग जिंक नहीं टीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टीन। ये सब ऑप्शन फंसाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। टीन कम क्रियाशील, जिंक अधिक क्रियाशील। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से, जितने आदर्श क्या होते हैं धातु होते हैं ना, AU, AG, PT, ये सब कभियो नहीं ऑक्सीजन से सहयोग करेगा। ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करेगा, संचारण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, जल्दी खराब नहीं होगा, काला नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, इसलिए यह महंगा धातु होता है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि इसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में होता है। किसमें होता है? ज्वेलरी बनाने में होता है, इसीलिए यह महंगा होने लगा। ज्वेलरी में क्यों बनाने लगे? क्योंकि यह विक्रिया नहीं करेगा, हवा पानी का असर इस पर नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा, कलर धूमिल जल्दी नहीं पड़ेगा, जंग नहीं लगेगा, कान नाक लटकेगा नहीं, इसलिए इसका उपयोग महिलाएं ज्वेलरी बनाने में करती है। ज्वेलरी बनाने के कारण ही यह महंगे धातु होते हैं, इसलिए इसका आंसर गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड मतलब सोना, सोना मतलब AU, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, कौन सा अधातु कम, अधातु ध्यान दीजिएगा सर, धातु नहीं, धातु क्या था तब तो पारा, धातु तब तो पारा, अधातु, अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु? ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन कमरे के ताप पर अधातु होता जो है वह द्रव होता है। धातु रहता तो पारा, अधातु ब्रोमीन, धातु पारा। अगला सवाल, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। पारा तो ये खुदे में धातु है, एक द्रव धातु है, गन मेटल में रहेगा जिंक, कॉपर और टीन, जिंक, कॉपर और टीन, जिंक, कॉपर और टीन के मिश्र धातु को गन मेटल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोल्डर। कौन सा? शोल्डर। अगला सवाल, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, कोरंडम एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एल्यूमिनियम। लोहा का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट सब लोहा का, लोहा का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का दो महत्वपूर्ण, बॉक्साइट और कोरंडम याद रखिएगा। आगे बढ़िए, लोहा एवं प्रस्पात को जंग से, या इस्पात कर दीजिए, प्रस्पात भी वर्ड सही है, यहाँ इस्पात भी आप समझ सकते हैं, प्रस्पात इस्पात दोनों चलेगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? अभी बताए थे, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी जस्तीकरण कहते हैं। अगला सवाल, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 × ½ H2O। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये किसको गर्म करके बनाया जाता है? तो CaSO4 × 2H2O को, किसको गर्म करने से? CaSO4 × 2H2O को, इसको क्या कहते हैं? जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। CaSO4 को क्या कहते हैं? CaSO4 × 2H2O को जिप्सम। गरम कीजिएगा, POP मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस में फिर से पानी मिला दीजिएगा तो जिप्सम मिल जाएगा। अगला सवाल, रॉयल जल एक्वारेजिया, रॉयल जल किसको कहते हैं? एक्वारेजिया को कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? HCl होता है और HNO3 होता है।
इस दोनों का अनुपात हम बताए थे, यहाँ 3 है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 3 लिखेंगे, तब ना 3 1 3 है, 1 3 3 बराबर हो जाएगा। तो HCl और HNO3 का अनुपात 3:1। उल्टा भी पूछ देता है HNO और HCl का अनुपात, तब 1:3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, HCl HNO3 का अनुपात 3:1, HNO3 और HCl का अनुपात 1:3। यहाँ 1 है तो 3 है तो 1। अगर यही रहता कि HNO3 और HCl का अनुपात तब 1:3, लेकिन यहाँ पूछा HCl और HNO3 का अनुपात 3:1। कौन सा ऑप्शन? 3:1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का मेंडलीव जो है सबसे पहले एक ये जो पीरियोडिक टेबल का रूप देख रहे हैं उसको देने का काम मेंडलीव ने किया। मेंडलीव ने परमाणुओं कहा कि कोई भी परमाणु जो होते हैं उसका भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। किसका? परमाणु द्रव्यमान का। किसका? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जबकि आधुनिक नियम में परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? कौन सा आवर्त? लास्ट वाला आवर्त। लास्ट वाला आवर्त मतलब 7वां आवर्त। कौन सा आवर्त? 7वां। कुल मिलाकर के 7 आवर्त 18 वर्ग है। आवर्तों की संख्या, आवर्त बराबर 7, वर्ग बराबर 18। वर्ग कितने हैं? 18। उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज स्तंभ आवर्त कहलाता है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दायां जाइएगा ना तो परमाणु का आकार घटने लगता है। बाएं से दायां, बाएं से दायां, बायां से दायां जाने पे आकार घटता है। बायां से दायां जाने पर आकार घटता है क्योंकि नाभिकीय आवेश जो है वह बढ़ते हैं। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। अभी हम बताए थे आधुनिक नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु आकार का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। या परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। किसका? परमाणु संख्या का। पहले वाले नियम यानी मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान और आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, ये भी याद रखिएगा। अष्टक का नियम किसके द्वारा? अष्टक का नियम जो है यह न्यूलैंड्स दिया था। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। तिर्यक नियम कौन? डोब्रेनर। तिर्यक नियम कौन? डोब्रेनर। तिर्यक नियम कौन? डोब्रेनर। अष्टक नियम कौन? न्यूलैंड्स। अष्टक नियम न्यूलैंड्स, तिर्यक नियम डोब्रेनर, दोनों याद रखिएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। कितना ऑक्सीजन परमाणु दिख रहा है? 3। कितना ऑक्सीजन परमाणु? 3 होता है। कितना ऑक्सीजन परमाणु? 3 होता है। अगला सवाल लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। अभी हम बताए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18। वर्ग कितने हैं? 18। और आवर्त पूछ दे तो 7। वर्ग 18, आवर्त 7। अमोनिया के अणु में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है सर? अमोनिया NH3। अनुपात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात पूछ रहा है तो 1:3 हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु है तो परमाणु संख्याओं का अनुपात 1:3। 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 39, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन का 2 परमाणु N2 यानी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो है 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके त्रिआबंध बनाते हैं। कैसा आबंध सर? त्रिआबंध। कैसा आबंध? त्रिआबंध। कैसा आबंध? त्रिआबंध। कैसे साझा करता है? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5-5 होता है, तो ये 3 लेकर के अपना अष्टक, ये 3 लेकर के अपना अष्टक, तो कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड। तो कैसा बॉन्ड? त्रिबॉन्ड, त्रिआबंध। और इसका नेचर पूछे आबंध का तो सहसंयोजी बॉन्ड है। साझा करने से सहसंयोजी आबंध बनता है। आवर्त सारणी के उदग्र, अभी बोले थे उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। उदग्र मतलब ऊपर नीचे, उदग्र स्तंभ वर्ग कहलाता है और क्षैतिज स्तंभ आवर्त कहलाता है। अगर पूछता है कि क्षैतिज स्तंभ क्या कहलाता है तब जो है वह आवर्त कहलाएगा, और उदग्र स्तंभ क्या कहलाएगा? उदग्र स्तंभ जो है वर्ग कहलाता है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण 40 सवाल जो PYQ थे 10th में, लेकिन कंपटीशन में भी काम आएगा। जो 10th वाले बच्चे हैं उस तक भी
शेयर कर दीजिएगा। जो भी टॉपिक है ना, इतना आपके सामने से सर गुजार देंगे ना, किसी एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे। बस प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।